हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम प्रज्ञा शर्मा है और आज हम शुरू करने वाले हैं जेनेटिक्स का एनसीईआरटी पॉडकास्ट। तो चलो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से ही शुरू करते हैं और इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ ओनली टू अ बेबी एलिफेंट एंड नॉट सम अदर एनिमल, और व्हाई अ मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली अ मैंगो प्लांट एंड नॉट एनी अदर प्लांट। तो देखो यार, सोचने की बात तो है कि कितना भी बड़ा, कितना भी कॉम्प्लेक्स प्लांट या एनिमल क्यों ना हो, इसकी लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल से ही होती है। अब ये सिंगल सेल कैसे बनता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की केस में दोनों पेरेंट्स से एक एक सेल मिलता है जिसको हम गैमीट बोलते हैं। तो हमारी मदर के पास में फीमेल गैमीट यानी एग था, फादर के पास से मेल गैमीट यानी स्पर्म आया। फादर के स्पर्म ने मदर के एग को फर्टिलाइज कर दिया और इन दोनों सेल्स के आपस में फ्यूजन कर लेने के बाद, इनकी फर्टिलाइजेशन के बाद हमको मिलता है एक सिंगल सेल जिसको हमने जाइगोट का नाम दिया। और यही जाइगोट आगे जाके डिवाइड करते करते रिपीटेड डिविजन्स के बाद पूरी कॉम्प्लेक्स बॉडी बना देता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये छोटा सा जाइगोट, ये सिंगल सेल कैसे जानता है कि आगे जाके इसको डिवाइड करके कौन से अलग अलग तरह के सेल्स बनाने हैं, कौन से टिश्यूज़ बनाने हैं, कौन से ऑर्गन्स बनाने हैं, यानी पूरी बॉडी बनाने की इन्फॉर्मेशन इस एक सिंगल सेल के पास में कहाँ से आई। अब अगर आप अपनी पूरी बॉडी को देखो, आपकी बॉडी किस चीज़ की बनी हुई है? हमारी स्किन प्रोटीन है, मसल्स प्रोटीन है, कनेक्टिव टिश्यू में प्रोटीन है, यानी एड़ी से चोटी तक, हमारे नाखून से लेकर हमारे बालों तक हम पूरे के पूरे प्रोटीन्स के ही बने हुए हैं। इवन हमारे जो एंजाइम्स हैं उनका भी केमिकल नेचर प्रोटीनेशियस ही होता है। और यही रीज़न है कि एक छोटा सा सीड जर्मिनेट होके पूरा मैंगो ट्री बना देता है, या एक सिंगल सेल्ड जाइगोट आगे जाके पूरा एलिफेंट बना देता है, क्योंकि उस एक सिंगल सेल के पास इन प्रोटीन्स को बनाने का तरीका है, इन प्रोटीन्स को बनाने की इन्फॉर्मेशन है। तो जो हमारे पेरेंट्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान अपने गैमीट्स के थ्रू यही इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें पास ऑन की है। गैमीट्स के अंदर क्या था? हमारे पेरेंट्स के गैमीट्स में था उनका जेनेटिक मटेरियल, उनका डीएनए, और असल में इसी डीएनए के अंदर आप समझ सकते हो लिखी हुई थी प्रोटीन्स बनाने की रेसिपी। तो हमारे पेरेंट्स प्रोटीन्स बनाने की रेसिपी जब हमको बता रहे हैं, सिंपल टर्म्स में असल में इसी प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस मतलब पिछली जनरेशन से अगली जनरेशन में हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का पास ऑन होना, पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरेक्टरिस्टिक्स का पास ऑन होना, ट्रांसमिट होना, जिसकी वजह से जो यंग वंस होते हैं वो अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं। Given that they do, are the offspring identical to their parents, or do they show differences in some of their characteristics? Have you ever wondered why siblings sometimes look so similar to each other or sometimes even so different? अगर आप एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के पेयर को देखोगे, अगर आप एक ह्यूमन कपल को ही ले लो, तो उनके अगर 10 बच्चे होंगे, 10 के 10 में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इनमें से किसकी नाक मम्मी पे जाएगी या पापा पे जाएगी, या इनमें से किसकी आंखों का कलर मम्मी जैसा होगा या पापा जैसा होगा? तो इस चैप्टर में बेसिकली हम यही जानना चाहते हैं। इनहेरिटेंस होती है, ये तो हमको मालूम है, जो यंग वंस होते हैं वो पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं, ये तो हम जानते हैं। लेकिन क्या ये इनहेरिटेंस की प्रोसेस, क्या ये हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन के ट्रांसमिट होने की प्रोसेस रैंडमली हो रही है, या फिर ये कोई रूल्स फॉलो कर रही है, कोई लॉज फॉलो कर रही है? अगर हम दो पेरेंट्स को देखते हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर क्या हमारे लिए ये अंदाज़ा लगाना पॉसिबल है कि इनकी अगली जनरेशन में, इनके यंग वंस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलेंगे? यही सब हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। These and several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology known as genetics. अच्छा, एक बात है कि पिछली बार मैं एवोल्यूशन के बारे में आपको पढ़ा रही थी, तो उसमें मैंने 10 बार एक ही बात बोली कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी सेम नहीं रहते और जनरेशन टू जनरेशन उनमें चेंजेस आते रहते हैं। ग्रेजुअली एवोल्यूशन के कारण वो बदलते रहते हैं। और यहाँ पर इनहेरिटेंस में देखा जाए तो मैं उसकी उल्टी ही बात बोल रही हूँ कि फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन्फॉर्मेशन जो है, कैरेक्टर्स जो है वो पास ऑन होते हैं, इसीलिए अगली जनरेशन पिछली जनरेशन को रिजेंबल करती है। तो एवोल्यूशन में मैं बोल रही थी कैसे वो एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, इनहेरिटेंस में मैं बोल रही हूँ कि कैसे वो एक दूसरे को रिजेंबल कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से सिमिलर हैं। अब असल में थियोरी में तो आपको ये दोनों प्रोसेस ऐसा लगेगा कि एक दूसरे की ऑपोजिट है, लेकिन इस तरह की कॉन्ट्राडिक्टरी बातें या इस तरह की अपोजिंग फोर्सेस नेचर में हमेशा ही साथ में कोएग्जिस्ट करते हुए आप पाओगे। और जेनेटिक्स और एवोल्यूशन जैसे टॉपिक्स को पढ़ने का मज़ा इसी में है कि ऐसी अपोजिंग फोर्सेस एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरैक्ट कर रही हैं, कैसे कोएग्जिस्ट कर रही हैं, इसके बारे में जानने का हमको मौका मिलता है। सो दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग।
Inheritance is the process by which characters are passed on from parent to progeny. It is the basis of heredity. वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम द पेरेंट्स. तो वेरिएशन की बात तो हमने एवोल्यूशन के दौरान भी काफ़ी की थी कि चाहे कितनी भी इनहेरिटेंस हो जाए, चाहे कितनी भी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जाए, ऑर्गेनिजम्स आपस में बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगे और जिन कैरेक्टरिस्टिक्स में वो एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, इन्हीं डिसिमिलैरिटीज़ को हम वेरिएशन का नाम देते हैं. So humans knew from early as 8000 to 1000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction. तो चाहे हमें इसका साइंटिफिक बेसिस नहीं मालूम हो, लेकिन ये बात हमको बहुत पहले से मालूम थी कि जो बच्चे होते हैं वो मम्मी पापा पे जाते हैं, जो यंग वंस होते हैं वो अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं, और अपनी इस नॉलेज का हमने पूरा फ़ायदा भी उठाया. They exploited the variations that were naturally present in the wild populations of plants and animals to selectively breed and select for organisms that possess desirable characters. तो ये हमको मालूम था कि अगर हम दो पेरेंट्स ने जो कि हमारी पसंद के हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी पसंद के हैं, तो इन दोनों को आपस में क्रॉस करने से हमको जो यंग वंस मिलेंगे उनमें भी हमारे पसंद के कैरेक्टरिस्टिक्स होने के चांसेस हैं. और इसी नॉलेज का फ़ायदा उठाते हुए हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन की मदद से अपने काम की बहुत सारी प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रीड्स बना ली हैं. For example, through artificial selection and domestication from ancestral wild cows, we have well-known Indian breeds like Sahiwal cows in Punjab. We must, however, recognize that though our ancestors knew about the inheritance of characters and variation, they had very little idea about the scientific basis of these phenomena. अब inheritance हो रहा है, इतना तो हमको आइडिया था, हमारे ancestors काफ़ी पहले से जानते हैं, लेकिन ये किस पैटर्न के अलॉन्ग हो रहा है, किन रूल्स को फॉलो कर रहा है और किस मैकेनिज्म से हो रहा है, ये हमें नहीं मालूम था. तो यही जानने की अब हम कोशिश करेंगे. और जिस तरह से एवोल्यूशन पढ़ते समय बार बार हमारे सामने सबसे पहले चार्ल्स डार्विन का नाम आता है, उसी तरह इनहेरिटेंस के बारे में अगर पढ़ने जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें ग्रेगोर मेंडल का नाम सामने आएगा, क्योंकि ये उन पहले साइंटिस्ट में से एक हैं जिन्होंने इनहेरिटेंस के लॉज के बारे में जानने की कोशिश की और सिस्टमेटिकली इसके लिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी कैरी आउट किए. So it was during the mid-19th century that headway was made in understanding of inheritance. Gregor Mendel conducted hybridization experiments on garden peas for 7 years, 1856 से 63 तक, and proposed the laws of inheritance in living organisms. अच्छा, अगर हमें इनहेरिटेंस के बारे में जानना है तो हमें किसी ना किसी एक ऑर्गेनिज्म को पकड़ के उसमें किन्हीं पर्टिकुलर कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी तो हमको कोई रूल पता लगेगा, तभी तो हमको कोई पैटर्न पता लगेगा. और इसके लिए मेंडल ने चुना था गार्डन पीस का प्लांट. तो गार्डन पीस के प्लांट्स पे लगातार 7 सालों तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए, जिसके बाद उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हमको दिए. During Mendel's investigations into inheritance patterns, it was for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to problems in biology. तो एकदम ही नई अप्रोच इन्होंने ली थी. अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट्स उनको मिले उनको स्टेटिस्टिकली एनालाइज किया और मैथ्स का भी एप्लीकेशन किया इन रिजल्ट्स को प्रोसेस करने के लिए. His experiments had a large sampling size which gave greater credibility to the data that he collected. तो उन्होंने 1-2 नहीं, 8-10 नहीं, large number of plants पे ये experiments carry out किए, क्योंकि sample size जितना बड़ा होता है, सिर्फ इस experiment में नहीं, किसी भी experiment में आप यही लेके चलो, उतना ही ज़्यादा इस experiment का result भरोसेमंद होगा, credible होगा. Large sampling size था. Also, the confirmation of his inferences from experiments on successive generations of his test plants proved that his results point to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas. तो एक तो इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स यूज़ किए, दूसरी बात कि सिर्फ एक बार इन्होंने जो चीज़ ऑब्जर्व कर ली उसके बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हमको नहीं बताया, बल्कि जो रिजल्ट बार बार रिपीटेडली इनको एक्सपेरिमेंट्स करने पर देखने को मिला उसके बेसिस पे इन्होंने ये लॉज हमको बताए थे. तो इसीलिए इनके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल थे. Mendel investigated characters in the garden pea plants that were manifested as 2 opposing traits, जैसे कि टॉल और डॉफ प्लांट्स, येलो और ग्रीन सीड्स. तो अपने एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करने के लिए इन्होंने कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए, यानी ऐसे कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस देखी जिसमें 2 ही ऑप्शन है. जैसे कि सीड का कलर केवल 2 ही तरह का होता है, या तो पीला होगा या हरा होगा, ना तो इसके बीच में कोई इंटरमीडिएट कलर मिलेगा, ना कोई तीसरा कलर मिलेगा, और सिर्फ यही 2 ऑप्शन है. इसीलिए एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करने में भी बड़ी आसानी होगी. बस एक नज़र में देखा ग्रीन है या येलो है और हमको पता लग गया कि वो अपने पेरेंट्स में से किस पर गया है. तो इस तरह के अपोजिंग ट्रेट्स, इस तरह के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने लिए, और ऐसे 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स की इनहेरिटेंस का पैटर्न पी प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हमको दिए थे.
This allowed him to set up a basic framework of rules governing inheritance, which was expanded on by later scientists to account for all the diverse natural observations and the complexity inherent in them. अब उस समय पर तो मेंडल की बातें किसी को समझ नहीं आई, क्योंकि इनहेरिटेंस के बारे में ना उतना कोई जानता था और ना इसमें इतनी रिसर्च कोई कर पा रहा था। लेकिन आज हम जानते हैं कि इनहेरिटेंस के बारे में समझने के लिए मेंडल के लॉज की कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। चाहे आज हम मेंडल से ज़्यादा जानते हो, चाहे आज हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा नॉलेज है, फिर भी मेंडल ने जो लॉज हमको दिए थे वो ये सारी बातें समझने के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे। Mendel conducted such artificial pollination or cross pollination experiments using several true breeding pea lines. तो इन्होंने true breeding plants यूज़ किए। जैसे अगर येलो सीड वाला प्लांट है तो प्योर येलो सीड वाला ही है, उसमें ग्रीन सीड्स की कोई मिलावट नहीं है। और उसी तरह से दूसरी तरफ दूसरा पेरेंट इन्होंने लिया प्योर ग्रीन सीड्स वाला। तो इस तरह के ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स इन्होंने लिए। A true breeding line is one that, having undergone continuous self-pollination, shows stable trait inheritance and expression for several generations. तो इस trait की inheritance stable रहेगी, यानी येलो सीड वाला अगर प्योर लाइन प्लांट है तो कई जनरेशन से वो येलो सीडेड ही है और आगे भी उसमें येलो सीड्स ही नजर आएंगे जब तक कि हम ज़बरदस्ती उसमें आर्टिफिशियल पॉलिनेशन नहीं करवाते हैं। तो मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज। 7 कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस देखने के लिए दो अपोजिंग ट्रेट्स हर एक कैरेक्टर में है, तो 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज की हमको जरूरत पड़ी एज पेयर्स विच वॉज सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। Some of the contrasting traits selected were smooth or wrinkled seeds, yellow or green seeds, inflated or constricted ग्रीन और येलो पॉड्स, टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स। तो टोटल इनके 7 कैरेक्टर्स कौन से हैं एक बार हम लिस्ट कर लेते हैं। एक तो इन्होंने स्टेम की हाइट ली, इसमें 2 ही ऑप्शन हो सकते थे, या तो प्लांट टॉल होगा या डॉर्फ होगा, उसके बीच का कुछ नहीं। इसके बाद सीड की शेप या तो राउंड होगी, फूली हुई होगी, या रिंकल्ड होगी, पिचकी हुई टाइप की सीड होगी, यही 2 ऑप्शन है। सीड के कलर में भी येलो और ग्रीन, यही 2 ऑप्शन थे। फिर जो मटर की फली है, जो पॉड है, उसके शेप में भी 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो पूरा फूला होगा, फुल होगा, इन्फ्लेटेड होगा, या फिर वो पिचका हुआ होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। पॉड कलर में भी हमारे पास 2 ऑप्शन, सीड की तरह ग्रीन और येलो। फिर फ्लावर कलर भी 2 ही तरह का, या तो वायलेट फ्लावर होंगे या वाइट फ्लावर्स होंगे। और फ्लावर की पोजीशन में भी अपने पास 2 ऑप्शन थे, एक्सियल और टर्मिनल। तो इस तरह से हमारे पास 7 कैरेक्टर्स बन के आए, जिनकी इनहेरिटेंस को पी प्लांट्स की सक्सेसिव जनरेशंस में ऑब्जर्व करने के बाद मेंडल को इनहेरिटेंस के लॉज के बारे में पता लगा। तो यहाँ पर हम यही देखने वाले हैं कि जब एक सिंगल जीन की इनहेरिटेंस, जब एक सिंगल कैरेक्टर की इनहेरिटेंस का पैटर्न मेंडल ने ऑब्जर्व करने की कोशिश की तो क्या रिजल्ट्स उनको मिले थे। Let us take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel, where he crossed the tall and dwarf plants to study the inheritance of one gene. तो एक तरफ तो प्योर टॉल प्लांट ले लिया, दूसरी तरफ प्योर ड्वार्फ प्लांट ले लिया, एक बड़ी हाइट का और एक छोटी हाइट का पी प्लांट लेकर इन दोनों को आपस में क्रॉस किया। He collected the seeds produced as a result of this cross, और उनको उगाने के बाद उन्हें पहली हाइब्रिड जनरेशन मिली। तो एक टॉल और डॉर्फ प्लांट को आपस में क्रॉस कर दिया और अगली जनरेशन को जब इन्होंने देखा तो इन्हें चौंका देने वाला रिजल्ट मिला। This generation, which was called the filial 1 progeny or the F1 generation, Mendel observed that all the F1 progeny plants were tall like one of its parents and none were dwarf. अब एक उन्होंने टॉल प्लांट लिया था, एक ड्वार्फ प्लांट लिया था, दोनों को आपस में क्रॉस करके इन्होंने F1 जनरेशन के हाइब्रिड प्लांट्स प्रोड्यूस किए थे। लेकिन F1 जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट का कहीं नामो निशान नहीं था और सारे के सारे जो भी प्रोजेनी थे वो अपने टॉल पेरेंट को ही रिजेंबल कर रहे थे। शॉर्ट एक भी प्लांट नहीं हमको वहां पर नजर आया। ये रिजल्ट मेंडल को ये क्रॉस कंडक्ट करने पे मिला। He made similar observations for other pairs of traits. He found that the F1 always resembled either one of the parents and that the trait of the other parent was not seen in them. इसी तरह से बाकी के जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे उनके केस में भी उन्होंने क्रॉस करके देखा तो उन्हें यही पता लगा कि यार अगली जनरेशन में 2 प्लांट्स को आपस में क्रॉस करने पर जो यंग वंस होते हैं, जो प्रोजेनी होते हैं, सारे के सारे एक ही पेरेंट जैसे और दूसरे पेरेंट का कैरेक्टर कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। Mendel then self-pollinated the tall F1 plants and to his surprise found that in the F2 generation, some of the offspring were dwarf. The character that was not seen in the F1 generation was now expressed. अब जो F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले हैं, इन्हीं की आपस में सेल्फ पॉलिनेशन की कि चलो अगली जनरेशन प्रोड्यूस करके देखा जाए कि हमें टॉल और ड्वार्फ का क्या सीन मिलता है। तो यहाँ पर अगेन इनको चौंकाने वाला रिजल्ट मिला कि टॉल और डॉर्फ प्लांट को आपस में जब इन्होंने क्रॉस किया था, अगली जनरेशन में सारे के सारे टॉल थे, लेकिन इन
F1 जनरेशन के टॉल प्लांट्स को आपस में क्रॉस करने पर जो F2 जनरेशन मिली, जो अगली जनरेशन मिली, उसमें कुछ प्लांट ड्वार्फ भी थे. So Mendel self-pollinated the F1 plants and found that the dwarf character was now expressed. The proportion of plants that were dwarf were 1/4 of the F2 plants, while 3/4 of the F2 plants were tall. तो अब हमारी F2 जनरेशन में जो हमको F1 जनरेशन के प्लांट्स की सेल्फ पॉलिनेशन करने पे मिली है, हमने देखा कि हमारे 25% प्लांट्स अब ड्वार्फ थे और 75% टॉल थे. यानी मेजॉरिटी अभी भी टॉल प्लांट्स की थी, लेकिन ड्वार्फ कैरेक्टर हमको यहाँ पर नजर आ रहा था. The tall and dwarf traits were identical to their parental type and did not show any blending. That is, the offspring were either tall or dwarf. None of them were in between height. अब ऐसा नहीं है कि टॉल और डॉर्फ प्लांट को आपस में क्रॉस करने पे हमें बीच की हाइट वाला प्लांट मिल गया. नहीं, जो भी कैरेक्टर हमारा प्रोजेनी एग्जिबिट कर रहा है, चाहे वो टॉल है या डॉर्फ है, वो अपने पेरेंट को ही रिजेंबल कर रहा है. दोनों पेरेंट्स के बीच की इंटरमीडिएट कंडीशन हमको नहीं मिल रही. साफ साफ हमारे पास बात है कि दो हमारे पास चॉइस है, या तो प्लांट टॉल हो सकता है या डॉर्फ हो सकता है, और इसके बीच की कोई बात हमको करनी ही नहीं है. सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड विद अदर ट्रेट्स दैट ही स्टडीड. Only one of the parental traits was expressed in the F1 generation, while at the F2 stage, both the traits were expressed in the proportion 3:1. The contrasting traits did not show any blending at F1 और F2 stage. तो ये रिजल्ट्स हमको अपने क्रॉस के मिले कि दो अलग अलग कैरेक्टर वाले प्योर लाइन प्लांट्स को जब हम क्रॉस करते हैं तो अगली जनरेशन में तो हमको सारे के सारे एक जैसे ही नजर आते हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे, जब F1 जनरेशन के प्लांट्स को आपस में सेल्फ करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि F2 जनरेशन के अंदर दोनों ही पेरेंट्स का कैरेक्टर हमको नजर आ रहा है. हालांकि एक सिर्फ 25% प्रोजेनी में और दूसरा मेजॉरिटी यानी 75% प्रोजेनी में है. यानी 3:1 का हमें दोनों तरह के कैरेक्टर्स का यहाँ पे रेशियो नजर आएगा. Based on these observations, Mendel proposed that something was being stably passed down, unchanged from parents to offspring through the gametes over successive generations. He called these things as factors. अब देखो ना, टॉल और डॉर्फ प्लांट को आपस में क्रॉस करने पे बीच की हाइट का प्लांट मिलने के बजाय हमें आगे की जनरेशन्स में भी या तो टॉल या तो डॉर्फ प्लांट मिल रहा है. किसी तरह की कोई मिक्सिंग नहीं हो रही. यानी जो प्लांट को टॉल या डॉर्फ बना रहा है वो फैक्टर पेरेंट से अगली जनरेशन में स्टेबली पास ऑन हो रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, वो अनचेंज रह रहा है और आगे जाके जो अपना कैरेक्टर है वो अपने प्रोजेनी में प्रोड्यूस कर रहा है. तो इसी चीज़ को मेंडल ने फैक्टर्स का नाम दिया. आज हम जानते हैं कि ये जीन्स हैं, लेकिन उस समय पर डीएनए क्या है, जीन्स क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, इस विषय में मेंडल को तो कोई ज्ञान नहीं था. इसीलिए अपनी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे सिंपली उन्होंने एक बात कही, एक जनरलाइजेशन दी कि इन रिजल्ट्स को देखकर मैं ये तो कह सकता हूँ कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में अनचेंज्ड जा रही है, स्टेबली पास ऑन हो रही है, और इसी चीज़ को उन्होंने फैक्टर बोला, जिसे हम आज के कॉन्टेक्स्ट में जीन भी मान सकते हैं. नाउ वी कॉल देम एज जीन्स. जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस. इसी की वजह से जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमें प्रोजेनी में नजर आते हैं अपने पेरेंट्स जैसे. दे कंटेन द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म. Genes which code for a pair of contrasting traits are known as alleles. They are slightly different forms of the same gene. तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि अगर कोई एक जीन है जो प्लांट की स्टेम को बना रही है, तो इस जीन के दो अलग अलग फॉर्म्स हमको मिलेंगे, दो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स मिलेंगे, ऑल्टरनेट फॉर्म्स मिलेंगे, जिनको हम अलील बोलते हैं. क्योंकि अगर सारी जीन्स बिल्कुल सेम होंगी तो दो अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स एक्सप्रेस कैसे हो पाएंगे. दोनों में हल्का सा अंतर है, दोनों से स्टेम ही बनती है प्री प्लांट की, लेकिन एक के केस में स्टेम टॉल हो जाती है, दूसरे के केस में जो स्टेम बनती है वो दूसरी स्लाइटली डिफरेंट एलील के कारण डॉर्फ हो जाती है. तो यही यहाँ पे हमें समझना है कि कोई भी कैरेक्टर अगर हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नजर आ रहा है तो वो एक पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से, किसी पर्टिकुलर जीन की वजह से है, और इस जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स के कारण हमको एक ही कैरेक्टर में वेरिएशन नजर आती है या अलग अलग तरीके से उसका एक्सप्रेशन दिखाई देता है. आगे जाकर हम देखेंगे कि मेंडल ने अपने इन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट के बेसिस पे और क्या क्या जनरलाइजेशंस बनाई, किस तरीके से उनका इंटरप्रेट किया, और आज किस तरह से हम उन्हें समझते हैं. चलिए मिलते हैं अगली बार.